नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्यसभा चुनाव के बीच खबर आ रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया है। वहीं हिमाचल से भी क्रॉस वोटिंग की खबर है। हिमाचल प्रदेश में 10 कांग्रेस विधायकों के बीजेपी के पक्ष में पाला बदलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं सपा के चीफ व्हिप रहे मनोज कुमार पांडे ने इस्तीफा देने के बाद खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर कहा है कि राजनीति में है तो आरोप लगेंगे ही। उन्होंने कहा है कि जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है, सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। राज्यसभा के लिए 3 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की 15 सीटों के लिए आज मतदान का दिन है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं और सबसे ज्यादा चर्चा भी यहीं के चुनाव को लेकर है। राज्यसभा के मतदान से पहले ही समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही चर्चा है कि सपा के 8 विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अपने विधायकों के पाला बदलने की चर्चा के बीच सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, ये तीसरी सीट की जीत है। समाजवादी पार्टी में जारी उठापटक पर अखिलेश यादव ने मंगलवार को मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए होता है, दबाव हर किसी पर बनाया जाता है। ये कौन नहीं जानता कि बीजेपी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस बीजेपी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, जिस तरह से वोट खराब किए गए, उस समय सीसीटीवी ना होता तो बीजेपी को इस तरह से कोई बदनाम होते नहीं देख पाता। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि जहां यूपी का सवाल है तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने वोट के लिए सब कुछ किया। सरकार के खिलाफ खड़े होने में उन लोगों में साहस नहीं रहा होगा। जो लोग गए हैं उन पर कार्रवाई होगी। बहुत कम लोगों के पास हिम्मत होती है कि वो सरकार के सामने खड़े हों। उन्होंने कहा कि मैं किसी का अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूं। जो भोज में नहीं आए कोई बात नहीं, जो लोग चले गए उनको हो सकता है कि धमकाया गया हो, कुछ फायदा देने की बात कही गई होगी। पैकेज के बारे में भी सुन रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है वो जनता देख रही है। छात्रों के पेपर लीक हो गए हैं, वो क्या बीजेपी को भूल जाएगी? क्या इलाहाबाद में युवाओं पर लाठियां नहीं चली? राज्यसभा चुनाव का असर क्या लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा? अखिलेश यादव ने कहा कि इसका कोई असर नहीं होगा। हम और मजबूती के साथ सामने आएंगे। हमारे पास देने को कुछ नहीं है। जो लोग गए हैं वो क्यों गए हैं मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि दोनों का हेडक्वार्टर एक हो। मैं नहीं जानता हूं कि कौन कहां गया है। जनता देख रही है। लगभग 60 लाख बच्चे घर चले गए जिनका पेपर लीक हुआ। 60 लाख के माँ बाप को जोड़ लें तो 1 करोड़ 80 लाख होगा। इसको 80 से भाग दें तो 2,25,000 वोट हर सीट पर बीजेपी का कम हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ पैकेज ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं। हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, अब जनता के बीच जा रहे हैं। जनता सब देख रही है। प्रेस के साथियों, अपनी अंतरात्मा से ये बता देना कि किसको क्या पैकेज मिला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में हलचल के बीच क्रॉस वोटिंग को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सपा के प्रवक्ता ने कहा है कि इन विधायकों का रुख का पता मतदान के समय ही लगेगा। मंगलवार को राज्यसभा की 15 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इनमें से 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक सीट को लेकर माहौल गर्म है। इस तरह की अटकलें हैं कि सपा के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। क्रॉस वोट होने की आशंकाओं के बीच एनडीए के सहयोगी दल सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि एनडीए के 8 उम्मीदवारों की जीत होगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनडीए के सभी 8 उम्मीदवारों की जीत होगी और समाजवादी पार्टी के विधायक इस जीत में हमारा साथ देंगे। यूपी में सपा में उठापटक की चर्चा चल रही है। इन सबके बीच बीजेपी नेता और प्रयागराज से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है, हमारे 8 उम्मीदवार और 8 दिल्ली जाने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनको डर था वो सुबह से ही गा रहे हैं कि हमारे विधायकों को बीजेपी ने छीन लिया है। अब जो ऐसी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन लोगों को अपना घर संभालना नहीं आया। अपना घर तो देखिए कि आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाह रहे हैं। हमें तो नहीं पता कि हमने क्या किया है। हम संतुष्ट हैं कि हमारे उम्मीदवार राज्यसभा जाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यसभा के लिए हो रही वोटिंग पर मीडिया से बात की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इस बारे में जब सीएम सुक्खू से पूछा गया तो वो बोले, हमारे 40 विधायक थे। अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आए होंगे। वो बोले, निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा।
पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। शाम को गिनती होगी तभी हम कुछ बोल सकते हैं। सुक्कू कहते हैं, मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस का कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे 40 के 40 वोट आएंगे। मेरी सभी विधायकों से बात हुई है। हिमाचल प्रदेश में कई विधायकों ने मंगलवार को राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन के लिए क्रॉस वोटिंग की। राज्य में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। मतदान के दौरान मौजूद कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया कि 2 निर्दलीय सहित 9 विधायकों ने अपने मतदान एजेंटों को अपने मतपत्र नहीं दिखाए, जिसकी वजह से अटकलें लगाई गई हैं कि उन्होंने पार्टी उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ वोट डाला होगा। कांग्रेस के फ्लोर मैनेजरों ने दावा किया कि यदि 9 विधायकों ने वास्तव में क्रॉस वोटिंग की तो बराबरी हो सकती है, क्योंकि सभी 68 विधायकों ने अपने मत डाले हैं। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब परिणाम भी दावे के मुताबिक ही आए तो राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छा सकते हैं। इस बीच हिमाचल के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू बहुमत खो चुके हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कहा कि सुक्खू सरकार से कोई भी खुश नहीं है, हिमाचल में सरकार बदलने वाली है। इन दोनों ही बयानों के बाद हिमाचल में सियासी अटकलें शुरू हो गई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार देश के भविष्य की दुश्मन बन गई है। कहीं भर्ती के लिए तरसते छात्र, कहीं पेपर लीक से हताश छात्र, कहीं नियुक्ति के लिए कोर्ट का चक्कर काटते छात्र, तो कहीं आवाज उठाने पर लाठियों की मार सहते छात्र। बता दें, बीते दिनों प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं। इस पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, आरओ, एआरओ से लेकर पुलिस भर्ती तक और रेलवे से लेकर सेना तक एक भी परीक्षा न्यायपूर्ण ढंग से करा पाने में नाकाम बीजेपी सरकार अपना गुस्सा युवाओं पर निकाल रही है। राहुल कहते हैं, नौकरी पैदा करने वाले संस्थानों को अपने मित्रों को बेचकर युवाओं को ठेके पर रखना मोदी की पॉलिसी है और शोषण मोदी की गारंटी। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार छात्रों और उनके परिवारों के सपनों पर लगा ग्रहण है, जिसने उनसे उम्मीदों की रोशनी छीनी है। इस अपराध के लिए इतिहास नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेगा। ईडी ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजा है। एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालती मामले का हवाला देते हुए ईडी के 7वें समन पर पेश होने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल को कथित अवैध शराब घोटाला मामले में ईडी के एक के बाद एक लगातार समन भेजे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोलने पर मराठा कोटा नेता मनोज जारंगे पाटिल को सरकार ने 2 एक्शन करके उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार 27 फरवरी को मनोज के खिलाफ एसआईटी गठित करने और व्यापक जांच करने का निर्देश दिया। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार के निर्देश पर पुलिस ने मनोज जारंगे के खिलाफ महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने की एफआईआर दर्ज कर ली है। ये वही मनोज जारंगे पाटिल हैं जिससे महाराष्ट्र सरकार मराठा कोटा आंदोलन रोकने के लिए मिन्नतें कर रही थी। मराठा कोटा पर विधेयक लाई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का स्टैंड अचानक बदल गया है। यूपी के संभल सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। 94 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। मुरादाबाद के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कांग्रेस ने कहा है कि वो अगर सत्ता में आई तो केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को रद्द करेगी और सेना में भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को वापस लाया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखकर इस योजना को नौजवानों के साथ घोर अन्याय बताया और अपील की है कि लाखों लोगों के साथ न्याय किया जाए। अपनी विभिन्न मांगों के लिए आंदोलन कर रहे पंजाब के किसान अब भी पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। मंगलवार को उनके आंदोलन का 15वां दिन पूरा हो गया है। फिलहाल उन्होंने दिल्ली मार्च को 29 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आंदोलन को दिशा देने और अब आगे क्या करना है इस पर विचार विमर्श करने के लिए मंगलवार को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की बैठकें हो सकती हैं। इन बैठकों में दिल्ली मार्च पर विचार विमर्श हो सकता है। भारतीय किसान संघ ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक पैंतरेबाजी की जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हिंसक आंदोलन राष्ट्र हित में नहीं हो सकते हैं और ऐसी पैंतरेबाजी में किसान ही पिसता है और मरता है। भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का सहयोगी संगठन है। राजस्थान के किशनगढ़ में पारित किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि कभी भी किसी भी स्तर पर हिंसक आंदोलन को
प्रोत्साहन, समर्थन और मदद कहीं से भी नहीं मिलनी चाहिए। हिंसक आंदोलन के प्रति शासन प्रशासन समाज की शून्य सहिष्णुता आज समय की मांग है। इसके साथ साथ उन्होंने सरकार से अपनी मांगें बताई हैं। किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिए जाएं, कृषि आदानों यानी खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले बीज, खाद और साजो सामान पर जीएसटी खत्म की जाए, किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन खबरों पर सफाई दी है जिसमें उनके हवाले से कहा जा रहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों ही चुनाव लड़ेंगे। जोशी ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। पत्रकारों से प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैंने कहा था कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, वही करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कनाडा या किसी भी देश में अलगाववाद और हिंसा की वकालत करना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं बल्कि उसका गलत इस्तेमाल है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत में इन देशों के दूतावास पर हमले हों और राजनयिकों को धमकियां मिलें तो क्या उस स्थिति में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करेंगे। एक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में जयशंकर से पूछा गया कि नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद भारत कनाडा के बीच रिश्ते बिगड़े हैं, वीज़ा मिलने की रफ्तार धीमी हुई है, भारत ने कनाडा में वीज़ा देने की प्रक्रिया बंद की गई थी, क्या कनाडा की तरफ से भारत को लेकर अब समझ बढ़ती दिख रही है। इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, हमें वीज़ा प्रक्रिया इसलिए रोकनी पड़ी क्योंकि हमारे राजनयिक काम पर जाने को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, उन्हें धमकी मिल रही थी। उस समय हमें कनाडाई सरकार से ज़रूरत भर सहयोग नहीं मिल रहा था। आज हालात उससे बेहतर हैं, जो वीज़ा का काम पहले की तरह सामान्य हो गया है। वहीं मालदीव के साथ हालिया समय में चल रहे तनाव पर जयशंकर ने बात की। इस वाकये पर जयशंकर ने बात करते हुए कहा कि पूरी दुनिया पूरे समय कृतज्ञता और एहसान पर नहीं चलती, उसका रास्ता कूटनीति हो निकालती है। हर परिस्थिति में हमें लोगों को समझाना पड़ता है। मालदीव में 2 हेलीकॉप्टर हैं और 1 प्लेन है। इनका इस्तेमाल मेडिकल राहत बचाव कार्य के लिए होता है। इसका फ़ायदा मालदीव के लोगों को होता है। ये सेना के प्लेन हैं तो उन्हें सेना के लोग नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा। इस पर अगर उन्हें ऐतराज़ है तो हम इसका बैठकर सुझाव निकालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज यानी मंगलवार को केरल में इसरो की 3 प्रमुख तकनीकी इकाइयों का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने केरल में गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात की और कहा, इस बार भी हमारा समय है। उन्होंने कहा, आज की पीढ़ी भाग्यशाली है। पेटीएम ने सोमवार को विजय शेखर शर्मा को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के पद से हटाने की घोषणा की। ऐसा तब हुआ जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सख्ती के बाद संकटग्रस्त कंपनी ने अपने बोर्ड में बदलाव किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई गंभीर सुपरवाइजरी चिंताओं के बाद की गई, जिसमें ग्राहकों की पहचान को अपर्याप्त बताया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार नियमों का अनुपालन नहीं करने और सुपरवाइजरी चिंताओं के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च तक अपना परिचालन बंद करने के लिए कहा है। इससे पेटीएम के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।